तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का बच्चों जो आपका प्रैक्टिस पेपर जारी किया जाता है। आपको पता ही होगा प्रीवियसली हमने अपने चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस पेपर आपके लिए डाले हैं जो कि आपका DOE की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री का दूसरा प्रैक्टिस पेपर है जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस पेपर यानी कह लीजिए सैंपल पेपर का वीडियो बना रखा है। एक तो जो CBSE ने दिया था वो, और एक जो DOE की तरफ से आया था वो। दो पेपरों का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये DOE की तरफ से जारी किया गया दूसरा प्रैक्टिस पेपर है और हमारे चैनल पे अपलोड किए जाने वाला तीसरा सैंपल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 2021-22। मैं इसको सैंपल पेपर की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि मैं देखे होंगे आप लोग वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर ये भी बोल देता हूँ सैंपल पेपर। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर में उतना अंतर है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको सैंपल पेपर भी बोल देता हूँ। तो इसको माइंड मत कीजिएगा, आप लोग मुद्दे पे ध्यान दीजिए, यानी कि पेपर पे ध्यान दीजिए अपना। क्लास 12th है और कोड जरूर देख लीजिएगा। कोड इसका 027 है हिस्ट्री का। ठीक है, समय जो दिया जाएगा आपको करने के लिए वो 2 घंटे का दिया जाएगा और ज़्यादातर जो अधिकतम अंक कह लीजिए या मैक्सिमम मार्क्स 40 होने वाले हैं। नीचे चलते हैं बच्चों, हम लोग नीचे चलेंगे तो आ जाता है सामान्य निर्देश। ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन बस मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप सामान्य निर्देश पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरह का होने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे आपके। तो फटाफट देख लेते हैं सामान्य निर्देश को। ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 खंडों में विभाजित है, यानी 4 सेक्शंस में विभाजित है, बांटा हुआ है। सेक्शन A, B, C और D। इसको हिंदी में बोले तो खंड क, ख और घ। सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। खंड क यानी सेक्शन A की बात कर रहा है, जिसके अंदर 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न यानी कि जो आपका सेक्शन A होने वाला है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है वो सेक्शन A के अंदर आएंगे, जो कि 3 नंबर के होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन A के अंदर उसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। सेक्शन A के अंदर 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है सो कि शब्द सीमा बताई गई है। अब खंड ख यानी सेक्शन B की बात कर रहा है। A हो गया हमारा कंप्लीट, सेक्शन B की बात कर रहा है। सेक्शन B जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक जो है वो आपका सेक्शन B है, जिसके अंदर प्रत्येक प्रश्न यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का होने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न यानी कि हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है, यानी कि 150 to 200 वर्ड्स जो है ये एक शब्द कह लीजिए उसके अंदर आपको देना है। अब हम बात करते हैं खंड ग यानी सेक्शन C की। तो 8वां और 9वां क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन C के अंदर आएगा, जो कि केस बेस्ड आता है। मैंने आपको बता रखा है केस आधारित प्रश्न इसको हिंदी में कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 8वां और 9वां क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर का होने वाला है, जिसके उपभाग भी है, यानी कि विकल्प वगैरह भी आपको इसके अंदर हो सकता है देखने को मिले। सॉरी उपभाग मतलब वो है आपका जैसे 8वां क्वेश्चन है तो 8वें का 8.1, 8.2 इस तरह से। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन में आपको कई जगह विकल्प भी देखेंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है खंड घ यानी कि आपका सेक्शन D। सेक्शन D में 10वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि मानचित्र आधारित है और 2 अंकों का है। ठीक है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। उसके बाद बताया गया है कि प्रश्न पत्र में कोई बाह्य विकल्प नहीं है। जिन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं उनमें दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प का उत्तर देना है। ठीक है ना, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको अथवा या चॉइस मिली है तो आप उसके आधार पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर बताया है कि इसके अतिरिक्त खंडों और प्रश्नों के साथ जहां आवश्यकता समझी गई है वहां अलग से निर्देश दिए गए हैं। तो बोला गया है कि जहां और कुछ आपको बताने का प्रयास मतलब लगा उनको कि और कुछ बच्चे को बताया जाना चाहिए, वहां पर अलग से इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें अभी हम जब पेपर करेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पेपर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सामान्य निर्देश बोलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो है सो कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आ चुके हैं बच्चों हम लोग खंड क यानी कि सेक्शन ए के अंदर। हिंदी में बोले तो लघु उत्तरीय प्रश्न, या इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर। 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये आपको बताना है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो उसका महत्व क्या था वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम लोग। पहला है पॉइंट कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ये जो अधिवेशन हमारा हुआ था उसके अध्यक्ष जो है, ये एक तरह का मीटिंग जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। यानी कि जो हमारी युवा पीढ़ी थी, यंग जनरेशन थी, तो उसके एक तरह से कह लीजिए इंस्पिरेशन जो कहते हैं ना इंग्लिश में, उस तरह के व्यक्ति के रूप में उस टाइम पे देखे जाते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। उसी प्रकार से बताया गया है कि ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। क्या हुआ था बच्चों? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। यानी कि हमें थोड़ा बहुत भारत नहीं चाहिए भाई, पूरा चाहिए, पूरा भारत ही अपना है भाई, इस तरह से। तो ये सारी बातें कही गई थी आपका ये जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर इस हिसाब से अगर आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर इजीली मिल जाएगा। आगे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के मतलब ये यहाँ पर एक क्या किया गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझिए कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जिनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह साया दिखाई देता है। ठीक है ना, इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। तो ये कथन दे दिया गया है कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य, ठीक है ना, यहाँ पर अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहौरी, ठीक है ना, यहाँ पर लाहिड़ी लिखा है, तो सोमनाथ लाहिड़ी साव यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह साया दिखाई देता है इनके। तो इस कथन, ये जो कथन है इसका आलोचनात्मक आपको विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इस चीज को भी। तो देखिए पहले पॉइंट में बताया गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि लाहिड़ी के अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है। मतलब ये जो व्यक्ति है इनका कहना है कि जो संविधान सभा है ना भाई, वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। वह अंग्रेजों, यहाँ पर देखिए, वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। जो संविधान सभा है भाई वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, ये इनका कहना है। और ये क्या कर रही है कि अंग्रेजों की जो भी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, उनको साकार करने का, उनको क्या कर रही है, सक्सेसफुल बनाने का ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं हम लोग इस सेंटेंस का। उसके बाद बोला गया है मामूली से मामूली मतभेद के लिए संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो मामूली से मामूली चीज है उसके लिए भी हमें संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा, या इंग्लैंड में जाकर के क्या करना होगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। भाई हमारा ये छोटा सा मामला है, हमारी बकरी चोरी हो गई है, अब उसमें क्या कीजिए, हमारा सुलह करवाइए। मजाक कर रहा हूँ ये उस संदर्भ में है। ठीक है, समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ आपको। उसके बाद बताया गया है कि संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। जो संविधान सभा है ना हमारी, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। बेसिकली बताने का यही प्रयास किया गया है कि ब्रिटिश बंदूक के कंट्रोल में है, ब्रिटिश सेना के कंट्रोल में है, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है, ये मतलब घिरे हुए हैं इनसे वो। ठीक है ना, तो ये सारा चीज है आलोचनात्मक परीक्षण। उसके बाद 4th पॉइंट में बताया गया है कि कोई अन्य मान्य बिंदु भी हो सकता है। ठीक है,
3 नंबर का क्वेश्चन था, तो 3 नंबर आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना एज इट इज, इस तरह से लगभग इसी तरह की भाषा शैली में लिख देंगे, 3 नंबर इजी मिल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखे इसको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में ही आपको एक अथवा देखने को मिल रहा है, एक चॉइस देखने को मिली हुई है कि अगर आपको ये संविधान सभा वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन के देश के लिए हानिकारक होगा, एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन, यानी कि एक जो केंद्रीय शासन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, ठीक है, तो वो देश के लिए हानिकारक होगा। कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना करनी है, ठीक है ना। यानी कि जो राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को और जो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो अधिकार है उन सब की विवेचना करनी है हमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक एक करके 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां हैं। जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार जो शक्तियों का विभाजन किया गया है और उस 3 सूचियों में किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको पता होना चाहिए, 11वीं में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि केंद्रीय सूची के विषय केंद्रीय सरकार के अधीन है। जो केंद्रीय सूची है उसके जो भी विषय है, जो भी कंटेंट है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। इन विषयों का संबंध राष्ट्रीय महत्व से है। अब जैसे कि देखिए एक देश में युद्ध हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसको हैंडल करेगी नहीं, या युद्ध की आशंका बनने वाली है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो की कंट्रोल करेगी। एक देश में लॉकडाउन लगाना है पूरे देश में तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसी तरह के बहुत सारे काम है जो कि आपका केंद्रीय सूची के विषय में आता है, ठीक है ना। तो ये सारा कौन कंट्रोल करेगा? ये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो ये हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, चाहे कि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो किस तरह से उनके अधिकार बटे हुए हैं वही चीजें यहाँ पर बताई गई है एक तरह से, ठीक है। नीचे चलते हैं तो नीचे और कुछ बताया गया है दूसरे पॉइंट में कि राज्य सूची के विषय राज्य से संबंधित है। जो राज्य सूची के विषय है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग विषय है वो किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, यानी कि स्टेट से संबंधित है। उसमें केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि समवर्ती सूची के विषय केंद्र व राज्य दोनों के साझा है, जिम्मेदारी है, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि समवर्ती सूची के जो विषय है, ठीक है, आपको मैं अभी ऊपर बताया यहाँ पर देखिए, ये देखिए संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों में किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने केंद्र की बात कर ली, राज्य सूची की बात कर ली। अब तीसरा जो आता है समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें जो चीजें हैं इसको निभाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों का है, यानी कि केंद्र भी अपना योगदान देगा और राज्य भी योगदान देगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया, यानी कि ज्यादातर विषय जो है अन्य संघों की तुलना में, यानी कि और सब की तुलना में अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, केंद्र के पास रहती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी रहते होंगे तो न्यूज में तो देखा ही होगा, ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है यानी आम आदमी की सरकार है, लेकिन फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं कि मतलब आम आदमी वाले, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ये मत कह लेना कि सर किसी पार्टी के पक्ष में रह करके बात बता रहे, जस्ट मैं समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं भी है तब भी बीजेपी एक तरह से दिल्ली में राज करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में क्या है कि आम आदमी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में बैठा कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, और वो बीजेपी से संबंधित रखते हैं, तो सेंटर में है वो, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार में है वो, ठीक है। तो पूरे देश को कहीं ना कहीं अगर आप कह लीजिए ना, ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन पूरे देश को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो केंद्र सरकार करता है।
ठीक है ना, ये मान के चलिए। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं भी है ना, वहाँ पर भी उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है फोर्थ पॉइंट में कि अनुच्छेद 356 के तहत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 356 की बात कर रहा है, इसके तहत क्या है कि गवर्नर की सिफारिश पर, जब गवर्नर सिफारिश करेगा तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार के सारे अधिकार छीन करके अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है ना। तो मतलब राज्य के पास कोई पावर नहीं बचेगा। फिर क्या है, केंद्र बोलेगा जो है हम ही है भाई, ठीक है, इस तरह से बातें हो सकती है। तो मैंने आपको बताया ना, केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिली है राज्य के मुकाबले, ठीक है ना। ये जो संविधान की बातें है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। कोई अन्य मान्य बिंदु भी हो सकता है, तो इसके अलावा भी कोई अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड लिखने का आंसर तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने 1857 को विद्रोह जो था उसको कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्रश द रिवॉल्ट ऑफ 1857। भाई 1857 का जो विद्रोह था तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए थे अंग्रेजों ने, ठीक है। तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो कुचलने के लिए कदम क्या क्या उठाए थे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है ना, कि भाई मार्शल लॉ है, देखते गोली मार दूंगा अगर शक हुआ तो। उसके बाद है कि मुकदमे चले थे बहुत से लोगों पे, सैनिक कार्रवाई भी किया हुआ था, कूटनीति भी चाल चली थी इन्होंने कि भाई इसको इससे लड़वा देता हूँ, कैसे भी इस जो विद्रोह है उसको कुचलना है, ठीक है ना, इनकी एकता को तोड़नी है। वफादारी करने वाले को इनाम, यानी कि बोला कि भाई कोई अगर हमारा वफादार रहेगा तो उसको इनाम दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से कई सारी बातें बोली थी, कह लीजिए कई सारी बातें कह रहा हूँ, कई सारे कदम उठाए थे अंग्रेजों ने 1857 का जो विद्रोह था उसको कुचलने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो इसको क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। 3 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान जो बंगाल के जमींदार थे उनकी सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, ये आपको स्पष्ट करना है, ये कैसे किया गया, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका। तो देख क्या किया गया कि जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। देखिए जमींदार जो थे उनके पास जो सैन्य टुकड़ियां थी, तो जो उनके मतलब रक्षक वगैरह थे, जो उनकी सेना थी छोटी सी मान लीजिए, तो उनको भंग कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो आपका अंग्रेज थे या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उन्होंने इनके द्वारा नियंत्रित किया गया क्या, जमींदारों की सत्ता को। पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, आपको पता होगा। तो 18वीं शताब्दी के दौरान की बात बता रहे बंगाल की। तो उस टाइम पे जमींदार लोग बहुत प्रबल थे, मतलब वो लोग गाँव को कंट्रोल करते थे, ठीक है। पूरा का पूरा बंगाल एक तरह से उन्हीं के कंट्रोल में था। लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे उन्होंने अपना मतलब राजपाट फैलाया और 200 सालों तक हमारे जैसे देश पे राज करके चले गए इंडिया पे, ठीक है। तो वही उन्हीं में से कुछ बातें हैं कि इन्होंने जो बंगाल के जमींदार थे उनके सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैसे नियंत्रित किया गया। तो पहले इन्होंने क्या किया, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया। उसके बाद इन्होंने काम किया कि जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली। यानी कि जमींदार लोग ही क्या करते थे, पहले न्याय करते थे और स्थानीय पुलिस भी उन्हीं के कंट्रोल में आती थी। लेकिन ये सारी व्यवस्था क्या की, उन्होंने छीन ली कि सत्ता अब हमारे कंट्रोल में आएगी। किसने की ये बातें की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ये काम किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जमींदारों की कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। यानी कि जो जमींदारों पहले कचहरी लगाते थे, तो भाई एक आम कचहरी है, इसके अंदर आएंगे और लोग अपना जो है प्रॉब्लम रखेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये सारा चीज जो है सो कि किसने अब कंट्रोल करने लग गए, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कंट्रोल करने लग गए।
और इन्होंने क्या किया कि जहां पर कचहरी लगता था वहां पर ये लोग क्या करने लगे, देखरेख करने लग गए और कलेक्टर को वहां पर नियुक्त कर दिया कि ये हमारा कलेक्टर है भाई, इस कचहरी को यही देखेगा, ठीक है ना। कोर्ट टाइप का कह सकते हैं आप, उस टाइम पे प्रथा थी। कोई अन्य मान्य बिंदु भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारा 18वीं शताब्दी के दौरान जो बंगाल के जमींदारों की जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस तरह से नियंत्रित की गई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों सेक्शन बी में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी। इसके अंदर आपको ये जो सेक्शन है इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 1857 की क्रांति के विद्रोही क्या चाहते थे। जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके अंदर जो विद्रोही थे यानी जो विद्रोह करने वाले लोग थे वो क्या चाहते थे, और विभिन्न जो सामाजिक समूह थे उनकी दृष्टि में कितना फर्क था वो आपको बताना है। 6 नंबर के 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 18 नंबर का ये सेक्शन है आपका, ठीक है। तो चलिए जो है सो कि इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क्या चाहते थे, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि विद्रोही भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे या ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद विद्रोही चाहते थे कि जागीरदार, तालुकदार, किसान, काश्तकार, देसी राजा अपने हकों के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। नहीं, अलग अलग सामाजिक समूहों की बात कर रहा है कि वो क्या चाहते थे। उसी प्रकार से यहाँ बोला गया है कि वे अपने राज्यों, ठीक है, रियासत व जागीरों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जो चीजें उनसे छीन ली गई थी वो उन चीजों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, जैसे कि रियासत उनसे छीन ली गई थी, राज्य छीन लिया गया था, जागीरों को छीन लिया गया था, तो इन सबको पुनः प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। उसी प्रकार से बोला गया है कि भू राजस्व प्रणाली व लगान वसूली की समाप्ति चाहते थे। जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था, ठीक है, भूमि पे जो टैक्स लगाया जाता था उस चीज को वो लोग खत्म करना चाहते थे, जो विद्रोही थे और समाज के अलग अलग तबकों के लोग थे। उसी प्रकार से बताया गया है कि बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया गया था। कारीगरों व दस्तकारों को विश्वास था कि ब्रिटिश शासन समाप्त होते ही उनकी स्थिति उन्नत हो जाएगी। यानी कि ये जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जैसे कि कारीगरों की बात बता रहा है, दस्तकारों की बात बता रहा है, तो इनको विश्वास था कि ये जो बेरोजगार हो गए हैं बुनकर वगैरह, तो ये सारे इन सब की जो स्थिति अभी है, जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ से चली जाएगी तो इनकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। उसी प्रकार से बोला गया है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। जो विद्रोही नेता थे यानी विद्रोह के जो नेता थे वो 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया, जो 18वीं सदी से पहले की जो ब्रिटिश दुनिया थी उसको पुनर्स्थापित करना चाहते थे। भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति को पुनर्स्थापना करना चाहते थे। यानी कि ब्रिटिश जब नहीं आए थे तो उससे पहले जो भारत की संस्कृति थी, जो हमारा कल्चर था, उसको यह पुनः स्थापित करना चाहते थे। ये किनकी बात कर रहा है, ये विद्रोहियों की बात कर रहा है। उनके मन में क्या था, वो चाहते क्या थे, वो ये भी चाहते थे विद्रोही कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाता था और इसीलिए सैनिक अपना आत्मसम्मान व आत्म गौरव चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, जो भारतीय सैनिक होते थे उनको अपमानित किया जाता था। तो ये क्या चाहते थे, ये सैनिक अपना आत्मसम्मान जो है उसको आत्म गौरव चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो भाई, वो अपने देश में है और उनको अपने देश में ही गुलामों की तरह जो है सो कि एक तरह से माना जा रहा है उनको। तो ये सारी चीजें नहीं चाहते थे वो, और वो चाहते थे कि उनका जो आत्मसम्मान है वो वापस आए, जैसे वो पहले मतलब अपना आत्मसम्मान रखते थे। जैसे कि ब्रिटिश राज जब नहीं आया था तो उस तरह से वो अपना आत्मसम्मान चाहते थे। और कोई भी एक सोल्जर जो है वो अपना आत्मसम्मान चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है। और फिर भी आप उसको गुलामों की तरह अगर मानते हैं तो उसको बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए आप कि आपका जो क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन कि 1857 का ये जो विद्रोही क्या चाहते थे, ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन था आपका, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन मिले, 3 ऊपर और यहाँ पर 8 पॉइंट, टोटल आपको 8 पॉइंट मिले हैं, ठीक है।
तो सोचिए यहाँ पर अगर आपको 8 पॉइंट दे करके भी एक लाइन लिखा है कि कोई अन्य मान्य बिंदु भी हो सकता है, तो कितने ज़्यादा पॉइंट्स में इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम 6 पॉइंट तो आपको बनाना ही बनाना है एक अच्छी सी भूमिका और एक अच्छे से निष्कर्ष के साथ। ठीक है, और आप चाहें तो ज़्यादा पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेगा हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन 6 नंबर के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो जमींदार थे वो डिफॉल्टेड क्यों हो रहे थे अपना पेमेंट देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपसे। तो देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला है कि राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी, यानी कि जो टैक्स जो था सिस्टम, उसके अंदर जो टैक्स मांगा गया था वो ज़्यादा मांगा गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो एक तो ये कारण था कि वो डिफॉल्ट कर रहे थे। देखिए अगर आपने 10 रुपया टैक्स मांगा है, ठीक है, और उनकी कमाई ही 6 रुपया है, तो 10 रुपये टैक्स कहाँ से देंगे, तब तो नहीं देंगे, तो डिफॉल्ट ही करेंगे ना अपना। तो इसी तरह से एक कारण ये था। दूसरा है कि उपज की नीची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था, यानी कि जो उपज हो रहा था, यानी कि जो अनाज उग रहा था खेतों में, उसकी कीमतें ही कम थी भाई। ठीक है, तो हम इतना कर कहाँ से चुकाएंगे। तो एक ये भी कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको राजस्व चुकाने में जमींदार चूक रहे थे। अगला है असमान राजस्व। ठीक है ना, असमान राजस्व कह लीजिए कि जो राजस्व था वो समान नहीं था। जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, वो लोग क्या कर रहे थे कि राजस्व को अपने हिसाब से जो है सो कि डिवाइड किया था उन्होंने, कि यहाँ से लूंगा 1000 रुपये लगान, यहाँ से लूंगा 1200, यहाँ से 1500, यहाँ से 2000, इस तरह से उन्होंने राजस्व की राशि तय की थी। तो ये जो राजस्व था वो एक तय नहीं था। ठीक है ना। एक सूर्यास्त विधि भी है। अब सूर्यास्त विधि क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले के चैप्टर्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर ये सूर्यास्त विधि भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक बच्चा कमेंट सेक्शन में सूर्यास्त विधि मुझे लिख करके बताए, ताकि मैं देखूं कि आपका तैयारी अभी तक है कितना। ठीक है, उसके बाद है जमींदारों की सीमित शक्तियां। जो जमींदारों की शक्तियां थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सीमित कर दी थी। ठीक है, तो एक ये भी कारण था कि वो लोग जो है सो कि टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। कौन टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, आपका यहाँ पर जमींदार। ठीक है ना, तो एक ये कारण लिख सकेंगे। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दिया। आपको मैंने अभी बताया था ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा कंट्रोल बंगाल में स्थापित किया, तो पूरा का पूरा जो है सो कि जो सैनिक टुकड़ियां रहती थी जमींदारों को भंग कर दिया। कचहरी वगैरह में कलेक्टर वगैरह बैठाने लगे, ये सारी चीजें होने लग गई थी। तो एक ये भी कारण लिख सकते हैं कि वो राजस्व की राशि को अदा नहीं कर पाते थे। उसके बाद रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या आ रही थी। रैयत का मतलब होता है किसान। जो किसान लोग थे उनसे जो जमींदार थे वो लोग कर ठीक से वसूल नहीं कर पाते थे। कई किसान ऐसे होते थे जिनका पैदावार अच्छा नहीं होता था, तो क्या करते थे, जमींदारों को वो टैक्स नहीं दे पाते थे। अब जमींदार के पास ही टैक्स नहीं आएगा तो वो आगे कैसे देगा टैक्स। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। 7 पॉइंट इसमें आपको बताया है। कोई भी 6 पॉइंट लिख देंगे आप अच्छे से तो आपको 6 नंबर इजीली मिल जाएगा। कोई अन्य भी आप पॉइंट लिख सकते हैं एनसीईआरटी को आधार बनाकर। उसके बाद एक अथवा देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में, यानी कि एक चॉइस देखने को मिलता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है कि जोतदारों के बारे में। अभी तक तो हमने जमींदारों के बारे में बात किया, अब हमें जोतदारों के बारे में बात करना है। तो देखिए, धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग जो कि उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली था, जोतदार जमींदारों से अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, यहाँ पर समझिए, पहली लाइन में ही बता दिया जोतदार कौन थे। जोतदार वह लोग थे जो कि धनी किसान, यानी कि पैसे वाले, मोटे पैसे वाले लोग जो थे आपका, ये किसानों का एक ऐसा वर्ग था। ठीक है ना, जो कि उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली था। जो उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर ये लोग रहते थे, धनी किसान, इनको जोतदार कहा जाता था। ये काफी शक्तिशाली थे वहां पर, जमींदारों से अधिक प्रभावशाली भी थे। लोग इनकी बात को ज्यादा मानना पसंद करते थे। उसके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। अब कई सारे कारण थे जिस कारण से शक्तिशाली थे, तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक
धनी किसानों के इस वर्ग ने कई बड़े बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो 19वीं शताब्दी का जो आरंभ हो रहा था, तो धनी किसानों का ये जो वर्ग था जिसको जोतदार बोलते थे, इन्होंने कई बड़े बड़े भाग यानी कि कई बड़े बड़े जगहों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले हुए थे। कुछ जो जोतदार थे जिनके ऐसे इतने ज्यादा इन्होंने जमीन कब्जा लिया जो कि हजारों एकड़ में देखेंगे ना, तो एक मान लीजिए फलाना जो जोतदार का ही हजारों एकड़ में जो जमीन है ये इस जोतदार का है। इस तरह से इन्होंने जमीनों को कब्जा लिया। उसी के बाद बता रहे हैं ये सारी बातें किस चीज के संदर्भ में है कि ये लोग इतने शक्तिशाली क्यों थे, उस संदर्भ में ये बातें चल रही हैं। उसके बाद बताया गया बच्चों कि स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। अब देखिए स्थानीय तौर पे जो व्यापार होता था, साहूकारी होती थी, कारोबार होता था, तो ये सब पर कंट्रोल किनका होता था? जोतदारों का होता था। ठीक है बच्चों। उसके बाद बताया गया है कि वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। वो उनका जो क्षेत्र था, जितने भी क्षेत्र में वो जोतदार अपना कह सकते हैं एक तरह से राजा का जीवन व्यतीत कर रहा था, तो वहां पर जो आपका काश्तकार होता था, ठीक है, तो उस पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे, ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्तियों का उस पर प्रयोग करते थे। उसके बाद बताया गया है कि जमींदारों के विपरीत जोतदार शहरों में रहने की बजाय गांवों में ही रहते थे। जो जमींदार लोग होते थे वो लोग तो भाई शहर में चले जाते थे ज्यादातर, लेकिन जो जोतदार होते थे ना वो गांव में रहते थे। अब गांव में रहने के कारण क्या होता था, गरीब गांव वासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण होता था और जमींदारों की अपेक्षा अधिक नियंत्रण होता था उनका। ठीक है ना, क्योंकि देखिए गांव में अगर आप रहेंगे, किसी भी जगह पे रहेंगे, तो वहां के लोगों से आपका एक कनेक्शन बैठ जाता है। मान लीजिए मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर के लोगों से एक मेरा बॉन्डिंग हो जाएगा और मैं चाहूंगा कि शहर में ही रहूँ। शहर के लोग भी चाहेंगे कि ये बंदा यहाँ पर रहा है काफी सालों से, अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये यहीं पर रहे। ठीक है ना, हमारा जो कनेक्शन है शहरों तक सीमित रह जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जब गाँव में रहता है तो गाँव के लोग जो है उसको पसंद करने लगते हैं, तो जो है कि गाँव की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। उसी प्रकार से जो जोतदार हुआ करते थे और जो गाँव वाले होते थे उनके बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। ठीक है ना, तो ये चीज लिख सकते हैं, जिस कारण से गांव वाले उस जोतदार की बात ज्यादा मानते थे जमींदार की तुलना में। एक ये कारण भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास का विरोध करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो जोतदार लोग होते थे वो जमींदारों द्वारा गांव की जो जमा यानी कि जो लगान को जो बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास थे उसका विरोध करते थे। जो जमींदार लोग होते थे वो क्या करते थे, टाइम टाइम पे टैक्स बढ़ाते रहते थे। अब जोतदार तो भाई गांव में रह रहा है, उसको तो पूरे गांव वालों का भला करना है, गांव वाले उसी पे आशा लगा के बैठे हुए हैं। तो जोतदार लोग क्या करते थे, बोलते थे कि टैक्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम ये एरिया हमारे कंट्रोल में आता है और हमारे गांव वाले इससे परेशान हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि किसानों को कर न देने के लिए उकसाते थे। जो जोतदार लोग होते थे ना, वो लोग किसानों को बोलते थे भाई तू कर मत दे यार, तू मेरे क्षेत्र में रहता था, मैं हूं ना। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिया ताकि आप समझ पाए। तो मतलब वो उकसाते थे किसानों को कि वो टैक्स ना दे। ठीक है ना, कोई अन्य बिंदु भी हो सकता है। तो ये था आपका ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था कि जोतदार कौन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जोतदार कौन थे। ये शक्तिशाली किसानों का एक समूह था जो कि आपका कहाँ रहता था, बंगाल, उत्तरी बंगाल में। ये काफी शक्तिशाली थे। ठीक है ना, और धनी वर्ग था ये, यानी ये किसान ऐसे थे जिनके पास अच्छा खासा मोटा पैसा था। उसके बाद आइए तो नीचे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ओके, 7वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन में पूछा है कि मुगलों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। इस कथन को मुगलों, ये जो उक्त कथन है उसकी मुगल अभिजात वर्ग के संदर्भ में आपको पुष्टि करना है। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं। देखिए मुगल साम्राज्य या कह लीजिए मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिन्हें इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहते हैं। आज के टाइम पे जो IAS IPS या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आप उनको अभिजात वर्ग में काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग मुगल की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो मुगल लोग जो थे, राजा लोग, तो उनके जो नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति थे ना, जो नौकर लोग थे, उनको अभिजात वर्ग के अंदर रखा जाता था, यानी कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग और अच्छी खासी पावर वाले लोग। अभिजात वर्ग में
भर्ती विभिन्न नृ जातीय और धार्मिक समूहों से होती थी, ताकि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो सके कि राजा की सत्ता को चुनौती ना दे सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभिजात वर्ग में समाज के अलग अलग तबकों से लोगों को लाया जाता था, ताकि कोई एक वर्ग इतना बड़ा ना हो जाए कि राजा को चुनौती दे पाए। उसी प्रकार से बताया गया है कि अभिजात वर्ग में ईरानी भी आते थे, तुरानी, अफगानी, राजपूत सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। जो इन सब के जो भी दिए हुए पुरस्कार थे, मतलब इनको पद और पुरस्कार, ये सारी चीजें राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राजा की ज्यादा सेवा करता है, उसकी गुलामी ज्यादा करता है, तो राजा उसको अच्छा पद देगा। तो ये सारी चीजें उसी चीज को इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, कि साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं तो बताया गया है कि 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूह राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें बता रखा है 1560 से आगे की। उसी प्रकार से बोला गया है कि शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। जैसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल खत्री थे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और लेख शास्त्र जो होता था, इसमें झुकाव वाले जो हिंदू होते थे ना, उसको भी मुगल अपने अंडर में ले लेते थे कि चल भाई तू भी आ जा, तू भी मेरे साथ काम कर ले। उसी का एक एग्जांपल है कि अकबर के वित्त मंत्री जो थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर जिसको आप कहते हैं, वो टोडरमल खत्री जी थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बात बता रहा है कि जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। जो जहांगीर का शासन था उसमें ईरानी लोग जो थे ना, उनको अच्छा खासा पद, एक कह सकते पोजीशन प्राप्त हुआ। और जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां ईरानी थी। यानी कि जहांगीर की जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली, राजनीति में जिसका प्रभाव ज्यादा था। देखिए, एक राजा के बहुत सारे पत्नियां हुआ करती थी, यानी रानियां हुआ करती थी, तो उन्हीं में से जो राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा शक्तिशाली थी रानी, उसका नाम था नूरजहां, जो कि ईरान से संबंध रखती थी। उसके बाद बताया गया है कि औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। जब औरंगजेब आए तो उन्होंने क्या किया कि जो राजपूत होते थे उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी पोजीशंस दी, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई गई हैं आपका मुगलों के अधिकारी वर्ग के बारे में। उसको एक गुलदस्ते के रूप में क्यों वर्णित किया है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, अभिजात वर्ग के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई अन्य मान्य बिंदु भी हो सकता है जो आपको लगता है एनसीईआरटी को आधार बना करके। इसी 7वें क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिला हुआ है कि अगर आपको ये मुगल वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, मुगल वाला क्वेश्चन कई बारी आपसे पूछ रखा है, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार रिपीट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद अथवा दे रखा है कि अबुल फजल द्वारा अकबर के सुलह कुल के आदर्शों को प्रबुद्ध शासन का बताने का आधार औचित्य सिद्ध कीजिए। जो अबुल फजल था उसने अकबर के सुलह कुल जो आदर्श थे, मतलब सुलह कुल का जो एक नियम था, उसको प्रबुद्ध शासन का बताने का आधार, ये औचित्य सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना, ये जस्टिफाई करना है। तो चलिए समझते हैं एक करके। अथवा में एक क्वेश्चन है आपका कि अकबर की सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, ठीक है। अकबर का मानना था कि राज्य के विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जरसूस्त, पारसी आदि के मध्य शांति और सह अस्तित्व स्थापित करना बादशाह का फर्ज है। यानी कि सभी धर्म मिल करके रहे, तो ये बादशाह का फर्ज है, यानी कि जो राजा है उसका फर्ज है। उसी हिसाब से और भी बातें बताई गई हैं कि सुलह कुल का आदर्श जो आदर्श था वो राज्य के सभी समूहों के बीच शांति बनाए रखना था, ठीक है। शांति स्थापित करने का श्रेय माध्यम था ये सुलह कुल। उसी प्रकार से और सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि सुलह कुल के आदर्श में राज्य के प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों जो थी उनको भी शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों के रूप के ऊपर होता था और सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। बादशाह जो था उन सभी चीज़ों को मतलब नियंत्रित रखता था और ये भी मतलब
देखता था कि जो न्याय है और शांति है वो बनी रहे। उसी प्रकार से बोला था कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर व 1564 में जजिया कर समाप्त करके धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तीर्थ कर और जजिया कर समाप्त किया। ठीक है, उसके बाद ये तीर्थ कर और जजिया कर मतलब दो टाइप के टैक्स सिस्टम थे जिनको समाप्त कर दिया गया, और इससे क्या संदेश गया, धार्मिक सद्भावना का संदेश गया। ठीक है, एक मैसेज गया लोगों के बीच में। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इस नीति के तहत उपासना स्थलों के निर्माण के लिए अनुदान दिए गए, यानी कि जो उपासना स्थल थे उनके लिए क्या किया गया, चंदा दिया गया। उसके बाद है उपासना मतलब जहाँ पर जा करके आप किसी की ध्यान मगन कर, जैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये सब होता है ना, इस तरह से। उसके बाद है साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। जो साम्राज्य के अधिकारी थे उनको प्रशासन में सुलह कुल जो नियम आया था ना उसको पालन करना है, ये गाइडलाइंस जारी करी गई। उसके बाद बताया गया है कि अबुल फजल ने सुलह कुल को प्रबुद्ध शासन की आधारशील बनाया। मतलब अबुल फजल जो थे उन्होंने सुलह कुल को एक प्रबुद्ध शासन का आधारशील बनाया। ये कुछ बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये था आपका मुगल वाला क्वेश्चन और इसके नीचे ये अबुल फजल वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मुगल वाला पहले करा दिया, ये अभी मैंने आपको बताया। तो ये 7वां क्वेश्चन था आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों सेक्शन सी में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, खंड ग जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करा गया है, 8वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कि दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो देखिए एक बेसिकली एक हिंट के लिए आपको ये पैराग्राफ दे दिया 4 लाइनों का। ठीक है, और इसके आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन उसके आंसर आपको देने हैं। जैसे कि ये जो पैराग्राफ है किस संदर्भ में, दरबार और में अभिजात जो वर्ग के लोग थे उस संदर्भ में है। तो पैराग्राफ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 8.1 में आपसे पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि उक्त विवरण किसके द्वारा दिया गया। ये जो विवरण है ये किसके द्वारा दिया गया वो आपको बताना है। तो ये जो विवरण है जेसुइट पादरी जो फादर एंटोनियो मोसेरे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि उक्त विवरण किसके दरबार के बारे में है। जो विवरण है ये किसके दरबार के बारे में है, तो ये अकबर के दरबार के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको इजीली। ठीक है ना। उसके बाद है कि 8.3 में कि राजा अभिजातों को नियमित रूप से दरबार में बुलाकर निरंकुश आदेश क्यों देता था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके 2 कारण आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला कारण था कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए, यानी कि जो सत्ता उनके हाथ में दी गई है अभिजात वर्ग यानी अलग अलग लोगों को, तो गलत इस्तेमाल ना करे इसलिए, और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, भाई वो मेरे विरोध में ना आ जाए। तो ये कारण आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन, ये 8.3 तक था। इसी चीज को इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आज चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि स्रोत दिया गया है, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, तो आपको उसका उत्तर करना है। ठीक है, तो हम लोग नीचे आ चलते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि 9.1 में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है आपका। तो जो हिंदुस्तानी भाषा है वह हिंदू और उर्दू भाषा का मिश्रण है आपका। उसके बाद बोला गया है कि गांधी जी को कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, तो वो हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उसके बाद बोला गया है कि राष्ट्रीय भाषा की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो राष्ट्रीय भाषा की 2 विशेषताएं यहाँ पर 3 बोल दिया है कि राष्ट्रीय भाषा समृद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए, यह मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके, और कोई अन्य बिंदु भी आप लिख सकते हैं। मतलब 2 ही दिया बेसिकली, तीसरा ये बोला है कोई अन्य बिंदु भी हो सकता है। तो ये था आपका 9वां क्वेश्चन। अब आ चलते हैं हम लोग बच्चों सेक्शन डी में, जिसके अंदर मानचित्र आधारित प्रश्न है आपका। यहाँ पर मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैप वाले क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मैप वाला कि लखनऊ 1857 के विद्रोह का एक केंद्र। ठीक है ना, तो लखनऊ आपको दर्शाना है। तो देखिए लखनऊ यहाँ पर है, मैंने गूगल मैप भी खोल रखा है। तो देखिए लखनऊ दर्शा देता हूँ आपको। ये जूम किया पृथ्वी हमने, ठीक है, ये जूम किया। ओके, रुकिए, ये लो जूम कर दिया सीधा। उसके बाद आते हैं, देखिए लखनऊ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लखनऊ है। ये क्या था आपका 1857 का जो विद्रोह था उसका एक केंद्र था।
ठीक है, लखनऊ अ सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अथवा में दे दिया है कि अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो ये नीचे वाला कर सकते हैं। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो ये वाला है कि मेरठ 1857, मेरठ जो 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र, मेरठ अ मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ये मेरठ यहाँ पर है आपका, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इधर साइड में मेरठ आएगा आपका, ठीक है। यूपी में ये मेरठ यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर आप मेरठ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नीचे आते हैं तो बी वाले में भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक स्थल ए अंकित मतलब दर्शाया गया है, इसे पहचानिए और इस स्थल का नाम जो है खींची गई रेखा के पास लिखिए, ठीक है। तो ये आपका एक मैप है, यहाँ पर जो है सो कि क्वेश्चंस के अनुसार जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक स्थल है आपका ए। तो ये है आपका बच्चों, नीचे आएंगे थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा आपको। ये बम्बई है आपका, बम्बई किधर पड़ता है आपका, इधर देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका। नीचे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ चुका है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये भी देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति से संबंधित कोई 2 स्थलों के नाम आपको लिखने हैं। तो कोई 2 स्थल जैसे कि आप लिख सकते हैं मेरठ, झांसी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, इसी में अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कोई 2 स्थलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं चौरी चौरा और बनारस, ठीक है। तो ये है आपका। तो बस बच्चों यही था आपका जो क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी कह लीजिए आप, तो उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हिस्ट्री का सॉल्यूशन इस प्रैक्टिस पेपर का, इस सैंपल पेपर का मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।